अरे भाई पूरा 2, 3 गो। अच्छा, और ऊपर वालों को लग रहा है कि नीचे कोई नहीं बैठा, तो जरा ऊपर वाले होल्ड करें, हम नीचे वालों से बात करते हैं, 3 तक काउंट करते हैं, देखते हैं कि कंपटीशन में कौन जीत रहा है। 1, 2, 3 गो। अगर दोनों मिल जाए तो कैसा होगा? 1, 2, 3 गो। मजा आ रहा है मेरे को भी, जैसे वो कोई मिल गया उसको ग्रुप चाहिए थी ना, ये मेरी ग्रुप है। डायरेक्ट सेलिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का, डायरेक्ट सेलिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। लेकिन दुख यह है, विडंबना यह है कि इसमें 99% चिंदी चोर आ जाते हैं। मैंने कहा था मुझे बुलाया है तो भुगतो, मैं तो सच्ची बोलूंगा। अच्छा, बाकी आने का पैसा तो मैंने ले ही लिया है। अरे मजाक कर रहा हूँ, कुछ पैसा वैसा नहीं दिया इन्होंने, बहुत दुख है मुझे अंदर से। डायरेक्ट सेलिंग 100% प्रोफेशनल, लेकिन अफसोस कि 99% लोग इसमें अनप्रोफेशनल आ जाते हैं, उसको अपने तरीके से करते हैं, और जब फिर फेल हो जाते हैं तो फिर गाली कंपनी को देते हैं और इस इंडस्ट्री को देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कामयाब होने के लिए, बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हुए डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आप 25 साल का इतिहास उठा के देख लें तो परसेंटेज में भी लोग नहीं है, नंबर में लोग हैं। क्यों ऐसा है कि इतनी अच्छी इंडस्ट्री में भी लोग कामयाब नहीं हो पाते? क्योंकि लोगों को एक्चुअली में इसकी आत्मा के बारे में नहीं पता। लोगों को लगता है कि जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ दो, प्रोडक्ट बेच दो, वो काम करेगा, आपको पैसा आ जाएगा। आप गलत फहमी में मत रहिएगा। 25 साल के एक्सपीरियंस से आपको मैं 3 चीजें बता के जाता हूं आज, और अगर ये 3 चीजें आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ली, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आने वाले 5-7 साल के अंदर आप यहां से बोल रहे होंगे और शायद हम आपके लिए वहां से ताली बजा रहे होंगे। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। सबसे पहला आपको सीखना होगा डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने के लिए लोगों के साथ कनेक्ट बनाना। ये गुण, ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल से पूछता हूं, जल्दी समझ में आएगा। पूरे देश में आपको कोई लड़का, कोई लड़की ऐसा कभी नहीं मिलेंगे जो अपनी मां से नफरत करते होंगे, हाँ या ना? इस पूरे देश में चाहे लड़का कितना ही खराब हो, लड़की कितनी ही खराब हो, ना पढ़ती हो, बेरोजगार हो, किस भी लेवल पे हो, मां से नफरत नहीं करता, कोई नहीं करता। एवरीबडी लव देयर मदर, हाँ या ना? बट इस हिंदुस्तान में आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो बाप से नफरत करते होंगे। यू विल फाइंड पीपल हु हेट देयर फादर, हाँ या ना? विडंबना यह है कि दोनों ने ही पैदा किया है, माँ और बाप का बराबर कंट्रीब्यूशन है किसी बर्थ के लिए। लेकिन माँ से नफरत करने वाला आपको पूरे देश में ढूंढे नहीं मिलेगा, पिता से नफरत करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। और नफरत करने वाले लोगों की इंतहा यह है कि कुछ बच्चों को तो ऐसा लगता है कि आदमी हमारे घर में कर क्या रहा है, मेरी माँ अकेली बहुत थी मुझे पालने के लिए, ये एक्स्ट्रा है, इससे तो ना ही होता तो ठीक था। मैं पिताओं का अपमान नहीं कर रहा, मैं खुद 2 बेटियों का बाप हूं, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेके जाता हूं उसी पॉइंट पे। तो कभी गौर करिए और सोचिए कि ऐसा क्यों होता है कि पिता से नफरत करने वाले लोग मिल जाते हैं, मां से नफरत करने वाला कोई नहीं मिलता। उसका सीधा सा जवाब देता हूं, लंबी कहानी को छोटा बनाकर। मां बच्चों के साथ हमेशा कनेक्ट बना के रखती है और बाप बच्चों को हमेशा करेक्ट करता रहता है, बस इतना ही फर्क है। मदर कनेक्ट, फादर करेक्ट। इतना सिंपल सा डिफरेंस अगर किसी को समझ में आ जाए तो वो डायरेक्ट सेलिंग में मीलों आगे निकल सकता है अपने हमसफर से जो उसके साथ काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो पिता की तरह डांटता ज्यादा है, मां की तरह मोहब्बत कम करता है। जैसे आप अपलाइन बनते हैं, 10, 20, 50 लोगों का नेटवर्क बनना शुरू होता है, आप देखिए आप में मां के गुण खत्म हो जाते हैं, बाप के गुण आना शुरू हो जाते हैं। और वो बाप गलत नहीं है, बाप ठीक ही होता है। वो अपने घर में अगर बच्चे को डांट रहा है तो गलत नहीं कर रहा, लेकिन तरीका जो वो अपनाता है वो तरीका गलत है। घर आते ही चिल्लाना शुरू करता है, तुझे ये नहीं पता, दुनिया बहुत खराब है, बाहर निकलेगा तो तुझे पता चलेगा, तेरे बाप ने कितनी मेहनत से पैसा कमाया है, तुझे क्या पता, तू तो घर बैठा रहता है, बाहर निकल दुनिया के। ऐसे ऐसे डायलॉग मारता है कि उसका बच्चा उससे कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाता।
ऑन द अदर हैंड मां को देखिए तो मां इस तरीके से परवरिश करती है कि उसको मिलने वाली डांट भी अपने ऊपर झेल लेती है। बाप डांटेगा, अगर उसको पता होता है मां को, तो मां बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेती है कि मेरा पति इसको डांट ना दे। उसके अच्छे बुरे कर्मों पे भी पर्दा डालती है ताकि किसी भी तरीके से मेरा पति या कोई भी आजू बाजू वाला व्यक्ति मेरे बच्चे को हाथ ना लगा। तो मां का जो प्यार अपने बच्चे के लिए है ना, वो बच्चे के साथ उसको ऐसा कनेक्शन बना देता है कि वो मां के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कभी वो मुंह से मां के लिए गलत नहीं बोलता। ऑन द अदर हैंड पिता के साथ वो कनेक्शन होता ही नहीं। बहुत सारे बच्चों का पिता कनेक्शन नहीं बनाता, सिर्फ करेक्ट करता है। तू ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, डायलॉग बाजी मारता है। बाप गलत नहीं है, उसका तरीका गलत है। तो समझने की चीज ये है, एज अ अपलाइन आपको कनेक्शन बनाना सीखना होगा अपनी टीम के साथ। अगर आप कनेक्शन नहीं बना सके ना, आप कितने भी गुणवान क्यों ना हो, 10, 15, 20 साल क्यों ना आपने गुजार दिए हो, आपका बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि लोग आते जाएंगे छोड़ते जाएंगे, आते जाएंगे छोड़ते जाएंगे। नया आएगा पुराना चला जाएगा, नया आएगा पुराना चला जाएगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनको 10-10 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, पे आउट सारा वहीं का वही है। इवन 2 साल जब था तब पे आउट ज्यादा था, 10 साल के बाद कम हो गया। जब नया नया उस कंपनी में आया था तो पहले साल का चेक ज्यादा था, 10 साल के बाद उसी कंपनी में चेक गिर गया। एक ही कारण है कि लोगों को अपने टीम के साथ कनेक्शन बनाना। और पिता की एक और तकलीफ है कि वो बार बार कहता है, तुझे 1000 बार समझा चुका हूं, तू समझता नहीं है। ये डायलॉग सुना आपने? yes. तुझे 1000 बार समझा चुका हूं, तू समझता नहीं है। और फिर गलती से एक और बात बोलता है, देख एक बार और समझा रहा हूं। तो बच्चा बोलता है, अरे गधे, 1000 बार में अगर मैं नहीं समझ रहा तो एटलीस्ट तू समझा कि ऐसे नहीं समझाते, कि तू समझ जा कि ऐसे नहीं समझा। ये सिस्टम काम नहीं करना। कनेक्शन इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट की टू बिल्ड योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आपकी टीम के जो नीचे के 4, 5, 7, 10 स्तंभ हैं आपकी टीम के जो कोर लीडर होते हैं ना, 5, 7, 10, 15, उसके साथ तो आपका ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि जिंदगी और मौत उनके साथ हो, बस खाना पीना सोना उनके साथ हो, उसके सपने आपके सपने हो, उसके दुख आपके दुख हो, उसकी तकलीफें आपकी तकलीफें हो। अगर आपकी टीम के ऊपर के 8-10 लोगों के साथ आपका कनेक्शन सॉलिड है, दुनिया की कोई ताकत आपको पैसा कमाने से नहीं रोक सकती। कागज पे लिख के दे सकता हूं आपको। और अगर आपकी बॉन्डिंग ऊपर के 8-10 लोगों के साथ अच्छी नहीं है, आपकी टीम में कितने ही खुरापाती लोग आ जाए, काम होता नहीं। क्योंकि देखा देखी ही बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग का। जो टीम देखती है वैसा करती है। जब नीचे की टीम देखती है ना कि ऊपर के 6 लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो नीचे वाले लोग उसको डुप्लीकेट करना शुरू करते हैं कि देखो हमको भी वैसी बॉन्डिंग बनानी है। उनके नीचे वाले लोग भी वैसे डुप्लीकेट करते हैं कि अपने को भी वैसी बॉन्डिंग बनानी है। तो ऊपर से नीचे का स्ट्रक्चर इतना गुथा हुआ होता है आपस में कि लीकेज ही नहीं होती कभी ना कभी। लेकिन अगर बॉन्डिंग ऊपर से खराब है तो टीम कभी भी चलती नहीं है। कनेक्शन बनाना सीखिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैंने फोटोग्राफ लगाया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। मान लें कि आपका घर थर्मल पावर हाउस से कोई 1000 किलोमीटर दूर है जहां बिजली बनती है। 1000 किलोमीटर दूर आपका घर है जहां बिजली बनती है वहां से। लेकिन जैसे ही आप अपने घर का स्विच ऑन करते हैं, खट से लाइट जल जाती है, अगर घर 1000 किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो जहां बिजली बन रही है। हाँ या ना? yes. आपका घर थर्मल पावर हाउस के बिल्कुल बगल वाला ही क्यों ना हो, अगर कनेक्शन नहीं है तो लाइट नहीं जलेगी। yes. आपका अपना घर है जहां बिजली बन रही है, लेकिन आपकी तार ही कनेक्ट नहीं है। कनेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। क्योंकि मेरा ऐसा बिलीव है पिछले 25 का कि अकेला चना पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग अकेले काम करने का काम नहीं है ही नहीं। आप अकेला कितना प्लान दिखा देंगे, 10 घंटे से ऊपर आप काम नहीं कर सकते। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, शरीर की मेहनत का करने का जो ताकत है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आप रोक नहीं सकते, हमारे पिता कोई नहीं रोक सकता। तो टीम ही चाहिए एक्चुअली में जो नेटवर्क बिल्ड करती है। और टीम तब बिल्ड करती है जब उसकी बॉन्डिंग होती है उसके अपलाइन के साथ। पहली बात, टीम वर्क में आपको मैं 2-3 चीजें बता देता हूं, आपके काम की है। सुनना चाहते हैं तो बोले हाँ। yes.
मैं तो कभी कभी, अभी तो मैं डायरेक्ट से दूर हो गया, मेरे पास थोड़ा सा समय कम रहता है, तो पार्ट टाइम में ही कर रहा हूँ। आपसे काहे को झूठ बोलूं, तो कभी कभी तो मेरा मन था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के वापस अपना जो कॉर्पोरेट है उसको और फुल फ्लेज बढ़ाना शुरू करूं। मैं तो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग मुझे नहीं छोड़ पा रही, तो वो मैं छोड़ता हूँ फिर पकड़ लेती है मुझे। तो आज फिर 6th मीट में फिर पकड़ के ले आई पटना। तो अभी मैं रास्ते में भी कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि यार डायरेक्ट सेलिंग इतनी पाक साफ बिजनेस है, और तू 25 साल के बाद अगर तू उन लोगों को वो दे ना सका जिसकी वजह से तेरी लाइफ चेंज होगी, तो फिर करने का कोई फायदा नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा देना चाहिए कि लोगों का लाइफ चेंज हो जाए। तो कोशिश करता हूं आज कुछ 15-20 मिनट में आपको बता दूं। दूसरी चीज आपको बताऊंगा, और वो है टीम वर्क। टीम वर्क। ये टीम वर्क के ऊपर आपने अपने अपलाइन से बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, और आजकल ऐसा कोई ज्ञान है नहीं जो मैं आपको दे नहीं सकता, या जो ललित जी आपको नहीं दे सकते, या सुरेंद्र जी नहीं दे सकते, जो गूगल पे अवेलेबल ना हो। दुनिया का हर ज्ञान गूगल पे अवेलेबल है। एक एंटर मारेंगे, मैं एक कहानी सुनाऊंगा, गूगल 50 कहानियां सुना देगा। लेकिन सीखने समझने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। टीम की इंपॉर्टेंस है कि नहीं? कम ऑन, तो है कि नहीं? लेकिन टीम के साथ रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। छोटे से उदाहरण से आपको समझाऊंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यह बात है कि 2005 की। मैं जब आ रहा था फ्लाइट में, तो मैंने सोचा, सुरेंद्र जी ने बोला मुझे कल कि सोनू सर आप अपना पीपीटी भेज दें। तो मैंने कहा मैंने तो बनाया कुछ नहीं है, तो मैं फ्लाइट में जो 1 घंटा मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ जमा घटा कर लूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैं जब फ्लाइट में बैठा मॉर्निंग में, तो फ्लाइट का टाइम मेरा सबसे बेस्ट होता है इस्तेमाल करने का, क्योंकि मोबाइल चलता नहीं, डिस्ट्रैक्शन होती नहीं। तो मैं सोच रहा था क्या बताऊं वहां के लोगों को, तो बोलूंगा यार वो बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और वो है टीम वर्क। इससे अच्छा कोई चीज ही नहीं किया। तो 2005 के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी वो अनडिफीटेबल थी। आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलने देखने के शौकीन हैं? तो जल्दी समझ में आएगा। 2005 ललित जी, ऑस्ट्रेलिया वाज अनबीटेबल। रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी थी, 2-3 वर्ल्ड कप जीत चुके थे। उनको लगता था कि अब हमको दुनिया में कोई, मतलब ऑस्ट्रेलिया जाने का मतलब था कि आप बुरी तरह से हार के, मैं ठीक कह रहा हूं? यस। चाहे कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया गई, उन्होंने उसको धो के वापस। तो 2005 के टॉप पे ऑस्ट्रेलिया टीम का जो शबाब था वो बिल्कुल पीक पे था। उन्होंने कहा यार कुछ नया करते हैं। इंडिया आती है हरा के भेज देते हैं, पाकिस्तान आती है हरा के भेज देते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आती है हरा के भेज देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खुराफात की। क्या खुराफात की? उन्होंने आईसीसी को एक लेटर लिखा। आईसीसी को ये बोला कि हम अब कंट्री से लड़के हार चुके हैं, इनको क्या हराए, बच्चे हैं हमारे आगे, तुम एक काम करो वर्ल्ड 11 बनाओ। वर्ल्ड 11 दुनिया के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उन सबको इकट्ठा करके एक टीम तैयार करो। यानी वेस्ट इंडीज से कुछ उठाओ, इंडिया से उठाओ, पाकिस्तान से उठाओ, श्रीलंका से उठाओ, तो ऐसे करके एक कंबाइंड टीम बनाओ। हम उससे लड़ेंगे तब मजा आएगा। ये बच्चों को हराने का मन करता नहीं है। अब अहंकार देखो कहां पहुंच गया कि हम देश से नहीं लड़ेंगे, अब दुनिया से लड़ेंगे। ओके, आईसीसी के पास लेटर गया, तो आईसीसी को लगा यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका टीआरपी बड़ा अच्छा जाएगा, उनको तो धंधा करना था। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेट्स डू इट। तो आईसीसी ने क्या किया दोस्तों? आईसीसी ने एक कमेटी बनाई। एक कदम लेके चलो। तो आईसीसी ने एक कमेटी बनाई वर्ल्ड 11 की, जिसमें सुनील गावस्कर भारत से थे, अथरटन इंग्लैंड से थे, रिचर्ड हेडली न्यूजीलैंड से थे, क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज, जॉन टी रोड साउथ अफ्रीका, डिसिल्वा श्रीलंका से। ये वो 6 लोग थे जो उस वक्त लेजेंड थे, आज भी लेजेंड है। तो इनकी एक कमेटी बनाई। कमेटी क्या करेगी? टीम सिलेक्ट करेगी कि तुम पूरी दुनिया के जो दिग्गज लोग हैं उनको छांटो और एक वर्ल्ड 11 बनाओ, जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम आपस में मुकाबला करेगी। तो 3 महीने की रिसर्च के बाद आईसीसी वर्ल्ड 11 ने टीम दिखाई कि ये टीम है जो ऑस्ट्रेलिया से टक्कर करेगी। और वो टीम थी कुछ इस तरीके की। आईसीसी वर्ल्ड 11 वनडे का स्क्वाड अलग था और टेस्ट क्रिकेट का स्क्वाड अलग था। अब ध्यान से देखना टीम, और टीम में क्या क्या धुरंधर है। अफरीदी, ये वनडे की टीम है। शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, फ्लिंटॉफ, गिब्स, कैलिस, लारा, मुरलीधरन, पीटरसन, पॉलक, संगकारा, सहवाग, तेंदुलकर, विटोरी, एक ही टीम में। टेस्ट मैच की टीम और खतरनाक, बाउचर, द्रविड़, फ्लिंटॉफ, हेमिसन, कैलिस, लारा, मुरलीधरन, पॉलक, सहवाग, स्मिथ, लारा और तेंदुलकर एक ही मैच। आईपीएल तो बाद में शुरू हुआ, 2005 की बात कर रहा हूं। अब ये टीम ऐसी थी
जो दुनिया की किसी भी टीम को मतलब मसल सकती थी यार। हरा देना तो बहुत अंडररेटेड वर्ड है, मसल सकती थी। तो ऑस्ट्रेलिया तैयार थी वर्ल्ड 11 से टक्कर लेने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अहंकार पूरे शबाब पे था। उन्होंने कहा क्या देश देश वर्ल्ड 11 से लड़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, याद करिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं टीम वर्क, द पावर ऑफ टीम वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, कितने काबिल हो, कितना अच्छा बोलते हो, कितना होल्डिंग हो आपका सोशल मीडिया पे, यू आर जीरो विदाउट योर टीम। टीम ही है जो पार लगाएगी। भगवान राम अकेले कर नहीं सकते थे, बानर भालू चाहिए ही थे उनको। तो टीम तो सबको चाहिए ना यार, कोई आदमी अकेला काम नहीं कर सकता है, सबको टीम का जरूरत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 वनडे 1 टेस्ट मैच का ऐलान हुआ। आईसीसी ने ऐलान किया कि 3 वनडे खेले जाएंगे, 1 टेस्ट मैच। और टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, लेकिन ये टेस्ट मैच 6 दिन चलेगा, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है और सारे इतने दिग्गज लोग खेल रहे हैं, तो 5 दिन में मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। 6 दिन, ओके ठीक। 3 वनडे 1 टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया का अहंकार पूरे शबाब पे वर्ल्ड 11 लड़ाई करने को तैयार है। पहला मैच खेला गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको कहानी जल्दी बताता हूं और उसका स्कोर पे ले जाना चाहता हूं। पहला स्कोर, एक एंटर मार देगा मेरे दोस्त तो पहला स्कोर दिख जाएगा। फर्स्ट ओडीआई, ऑस्ट्रेलिया ने 255 बनाए, आईसीसी वर्ल्ड 11 162, ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय 93 रन। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड 11 को, वर्ल्ड 11 पूरे 50 ओवर भी खेल, वो वर्ल्ड 11 जिसमें दुनिया की दिग्गज तोपें दहाड़ रही थी, वो वर्ल्ड 11 जिसके नाम से दुनिया कांप जाती थी, ऑस्ट्रेलिया जैसी एक कंट्री ने उसको बुरी तरह से हरा दिया। तो लोगों को लगा अभी शुरुआत है, अभी थोड़ा सा सेटिंग होने में दिक्कत हो रही है। दूसरे मैच में तो वर्ल्ड 11 दिल्ली ऑस्ट्रेलिया को दूसरा मैच हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, और दूसरे मैच का स्कोर आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया 328 for 4, आईसीसी वर्ल्ड 11 273, ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय 55 रन। ऑस्ट्रेलिया फिर से दूसरा मैच जीत गई। वर्ल्ड 11 पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सके, नो प्रॉब्लम। तीसरा प्रतिष्ठा का सवाल था कि अब करो या मरो, बहुत बेइज्जती होगी इस वक्त, तो ऑस्ट्रेलिया को ऐसे हराओ ताकि दोनों मैच का बदला लिया जा सके। तीसरे मैच का स्कोर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। Ladies and gentlemen, Australia won by 156 runs. And you will be surprised कि तीनों ही मैच में आईसीसी वर्ल्ड 11 की टीम 50 ओवर नहीं खेल सकी। हर मैच में 50 ओवर से टीम पहले ही सिमटती जा रही थी। वो टीम जिसमें दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे थे, वो टीम जिसके एक एक खिलाड़ी पूरी पूरी टीमों पर भारी पड़ते थे। अगर सचिन तेंदुलकर अकेले पूरी टीम पर भारी थे, ब्रायन लारा अकेले पूरी टीम पर भारी थे, शोएब अख्तर अकेले पूरी टीम पर भारी थे। एक एक दिग्गज, एक एक मोती ऐसा था जिसकी कोई कीमत ही नहीं थी। लेकिन जब सबको इकट्ठा किया गया तो हालत खराब हुई। तीनों के तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया, नो प्रॉब्लम। चौथा टेस्ट मैच बचा था, इनको लगा कि अब बदला लेंगे, नो प्रॉब्लम। चौथे टेस्ट मैच का स्कोर आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय 201 रन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 345, 199, आईसीसी वर्ल्ड 11 199 एंड 144 ओनली। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड 11 को धोया नहीं, उनको औकात बता दी। अभी कहानी सुनाने के पीछे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो बता रहा हूं, आप उसको सुनना ध्यान से मेरी बात। डायरेक्ट सेलिंग में हर आदमी कामयाब होना चाहता है, लेकिन 99.9% लोग कामयाब नहीं होते। और जो लोग कामयाब नहीं होते उसमें 90% टैलेंटेड लोग हैं जो कामयाब नहीं होते। दुख इस बात का है, इस बात का दुख नहीं है कि नालायक थे और स्पीड फेल हो गए। इस बात का दुख है कि लायक थे और कुछ नहीं कर सके। कारण सुन बता रहा हूं आपको, आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिकी पॉन्टिंग ने वर्ल्ड 11 को हराया बहुत बुरी तरह से। लेसन दे रहा हूं आपको, घर लेके जाइए। ये एक लेसन आपकी सारी डायरेक्ट सेलिंग की जो नॉलेज है ना उसके बराबर होगा मेरे दोस्त। आपने आज तक डायरेक्ट सेलिंग में जो सीखा है, दिस वन लेसन इज इक्वल टू ऑल द लर्निंग्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर पलटो। डेफिनेशन ऑफ अ विनिंग टीम। Winning is not about having talented team. It's about aligning ordinary team. टैलेंटेड लोग आपकी टीम में हो, उससे आप
आप मैच जीतोगे, कभी नहीं होता। आपकी टीम में ऑर्डिनरी लोग होने चाहिए, लेकिन वो अलाइन होने चाहिए, आपस में गुथे हुए होने चाहिए, उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ जबरदस्त होना चाहिए, उनकी फीलिंग एक दूसरे के साथ जबरदस्त होनी चाहिए। टैलेंट का कोई मतलब ही नहीं है इस पूरे देश में। मैं 25 साल से घूम रहा हूं, मेरे दोस्त दुनिया की टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूं, उन कंपनी के साथ काम करता हूं जो 30,000 40,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, और मैं उनके बोर्ड रूम में बैठ के उनको कंसल्ट करता हूं कि और धंधा कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैंने ये नोटिस किया है पिछले 10 साल में कि जितने भी लोगों ने बड़े बड़े एम्पायर सेट किए हैं, ऑर्डिनरी लोग 100% ऑर्डिनरी लोग हैं, लेकिन उनकी जो ऊपर की 20-25 लोगों का टीम है ना, इतनी खतरनाक बॉन्डिंग है कि आंख के इशारे से समझते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए। और टैलेंटेड लोग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, क्योंकि टैलेंटेड लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अहंकार गुरूर रहता है कि हम सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम तो हम हैं, बाकी पानी कम है, हमें मत बताओ क्या होता है, हमने दुनिया देखी है, हमारे बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए। ऐसे ऐसे डायलॉग उनके पास होलसेल में है। लेडीज एंड जेंटलमैन, डायलॉग से कुछ नहीं होता अगर आपके बैंक में पैसा ही ना हो। और मेरा ऐसा मानना है कि आपकी नॉलेज जब तक आपके बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट नहीं करती तो वो लायबिलिटी है, असर कभी नहीं होती। आपकी नॉलेज अगर आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही तो वो कूड़ा है, उसको तुरंत जला देना चाहिए और कहीं और से बढ़िया ले लेनी चाहिए। आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान आपको पैसा ही कमा के नहीं दे रहा, आपको गाड़ी ही नहीं दे रहा, आपको लग्जरी लाइफ ही नहीं दे रहा, तो उस गान का अचार डालना है क्या? उसको फेंकना है, नया लेना है, नया गैदर करना है, नया पेज लिखना है, नया भरना है। टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए आपको टीम में। ऐसा मत सोचना कि मेरी टीम में ये लड़का आया बड़ा टैलेंटेड है, जीरो हो जाएगा अगर सिस्टम खराब है। अच्छा से अच्छा बीज भी सही मिट्टी ना मिलने के कारण मर जाता है। अच्छे से अच्छा बीज भी सही मिट्टी सही वातावरण ना दो, मर जाएगा। ऑर्डिनरी बीज को सही मिट्टी दो, सही वातावरण दो, वो फल देगा, 200% फल देगा। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे गूढ़ मतलब है वो है टीम। टीम के साथ आपका बॉन्डिंग, और टीम में टैलेंटेड लोगों को ढूंढने की कोशिश मत करना, ऑर्डिनरी लोगों को ढूंढना, उनको अलाइन करने की कोशिश करना। और जिस दिन आपको ये गुण आ गया, ये बहुत लंबा टॉपिक है, कैसे होगा ये लंबा प्रोसेस है, 8-10 घंटा मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूं और वो गलतियां बता सकता हूं आप लोगों को जो अक्सर लोग होलसेल में करते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम अभी नहीं है। कभी फिर मौका लगा तो शायद इस विषय में डीप में घुसूंगा और आपको बताऊंगा। दूसरा लेसन इसी कहानी के अंदर आपको देता हूं, इट्स नॉट अबाउट पोटेंशियल, इट्स मोर अबाउट अलाइनमेंट। पोटेंशियल से, अगर पोटेंशियल से पैसे आते होते ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं यहां खड़ा ही नहीं होता। पोटेंशियल से पैसे नहीं आते मेरे दोस्त, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि दुनिया में वो लोग कमाते हैं पैसा जिनके पास पोटेंशियल नहीं। नहीं, दुनिया में वो लोग पैसा कमाते हैं जो सिस्टम के साथ अलाइन होते हैं। जो सिस्टम के साथ अलाइन नहीं है वो पैसा कमाएगा ही नहीं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज ऑफ अ कैप्टन। सबसे बड़ा रोल है उस अपलाइन का, जो कैप्टन है, जो शिप को चला रहा है, जो जहाज का पायलट है, who can transform an ordinary looking team to become undefeatable। जब 2007 के अंदर धोनी वर्ल्ड कप लेकर आए तो धोनी की टीम बहुत ऑर्डिनरी थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वर्ल्ड कप जीत जाएगा। ऑर्डिनरी टीम को अनडिफीटेबल बनाने का काम करना पड़ता है किसको? कैप्टन के कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है यार, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत उत्तरदायित्व होते हैं, उसको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, करनी होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक कदम और आगे ले चलता हूं। डोंट बिकम हीरो, बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर टीम। इस बात को अच्छे से याद रखना कि जैसे जैसे लोगों को पैसा आता है डायरेक्ट सेलिंग में, उनका पतन शुरू हो जाता है इनडायरेक्टली। सुरेंद्र जी मेरी बात के इत्तेफाक रखेंगे, बड़े बड़े तुर्रम खां वो लोग जो कभी 10-10, 20-20 लाख रुपए महीना कमाते थे, आज वो नौकरी कर रहे हैं। 20-20 लाख रुपए महीना कमाने के बाद वो नौकरी में चले गए। 20-20 लाख रुपए महीना का, और जिनकी कभी तूती बोलती थी, जिनके नाम मैं बड़े गर्व से लेता था, आज उनका भूत भविष्य वर्तमान सब मिट चुका है। बिकॉज जब पैसा आता है ना तो उसको हैंडल करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और मैं फिर कहता हूं, पैसा तो हैंडल फिर भी हो जाता है, इज्जत हैंडल करना और सारा मुश्किल काम है। इज्जत हैंडल नहीं होती। और डायरेक्ट सेलिंग की तो कहानी यही है कि जैसे ही आप अपलाइन बने, 10-20 हजार का चेक आया, कुछ नीचे ग्रुप में लोग जुड़ने शुरू हो गए, तो वो आपको ऐसा बिहेव कराते हैं, फील कराते हैं कि भारत में आपका जन्म नहीं हुआ, आपने अवतार लिया है। और आपको भी ऐसा लगने लगता है कुछ दिनों के बाद कि हम बायोलॉजिकल नहीं आए, भगवान ने हमें इसी काम करने के लिए चुना है।
और आपके नीचे के कुछ लोग आपको ऐसा एहसास कराते हैं, अरे सर आप तो गजब ही हैं, आप जब बोलते हैं तो क्या ही बोलते हैं। वो ये समझ नहीं पा रहा कि तुझे चिंदू ये चढ़ा रहा है, ये तुझसे प्लान दिलवाना चाह रहा है ताकि ये चुपचाप बैठ सके और मौज ले। तो वो एक समय के बाद, पैसा कमाने के बाद भूल जाता है कि इस बिजनेस में उसका काम हीरो बनने का नहीं है, उसका काम रोल मॉडल बनने का है। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। हीरो बनने में और रोल मॉडल बनने में फर्क है। लोग भूल जाते हैं उनका काम क्या है। मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। एक आदमी स्टेशन पे सर पे बोरा लिए, हाथ में 2 कंधे पे बैग लिए जा रहा है। ट्रेन ने सीटी मारी, ऊपर सर के ऊपर कुछ रखा है उसने और शोल्डर के ऊपर 2 बैग है, भार है बहुत। ट्रेन ने सीटी मारी, उसको लगा छूट जाएगी, भागना शुरू किया उसने और भागना शुरू किया और भागना शुरू किया। ट्रेन ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली। तो ट्रेन के गेट के ऊपर एक आदमी खड़ा था। उसने लगा यार कि आदमी देखो कितना मेहनती है, बेचारा ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो भाग रहा था, ट्रेन भी भाग रही थी। तो ट्रेन की गेट से उसने बोला, आजा बहादुर राजा, बहादुर। बहादुर था, 2 कंधे सर पे और एक सर पे, भागा भागा, बहादुर आजा। वो भागे जा रहा, बहादुर आजा, बहादुर आजा। बहादुर का हाथ पकड़ा और ट्रेन के खींच लिया। बैठा, पानी आ रहा है ऐसा, ठीक हो? रोने लगा। तो बोला रोता क्यों है? बोला मैं ट्रेन पे चढ़ना ही नहीं चाहता था। और जोर से रोने लगा। बोला अब क्या हुआ? बोला जिसको चढ़ाने आया था वो तो टूट गया। तो बोला उल्लू के पट्टे पे ट्रेन में चढ़ा क्यों? तो बोला आपने ने कहा आजा बहादुर, आजा बहादुर, आजा बहादुर, बहादुर। मैं बहादुर बन गया और वो करने लग गया जो मुझे करना। एमएलएम में बहुत सारे बहादुर बन जाते हैं जो ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, जो उनको चढ़ना। डिटेल में समझाने को मत बोलना, इतने में तुम समझ गए होगे। वो कहते हैं ना कि लोहे को सिर्फ उसका जंग खुद ही खराब करता है, कोई नहीं करता। मैं एमएलएम में 25 साल में बहुत लोगों को मिला हूं, जानता हूं, और मैं कभी कभी उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि काश इसने ये 2 चीजें नहीं की होती तो आज ये दुनिया को रूल कर रहा होगा। काश ये नहीं करता ऐसा तो दुनिया को रूल कर रहा होगा। डायरेक्ट सेलिंग ऑर्डिनरी लोगों का ही बिजनेस है भैया। यहाँ कोई टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए। टैलेंट में सब IAS IPS हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों का, हमारे ऐसे लल्लू लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं था और डायरेक्ट सेलिंग में आ गए और अपनी किस्मत आजमाने बैठ गए। ऑर्डिनरी लोग अलाइन हो जाएं तो क्या कमाल हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, इस टॉपिक को क्लोज कर रहा हूं। छोटा सा उदाहरण, मैं अभी गुजरात में था कोई 5 दिन पहले, वहां भी मैंने एग्जांपल दिया, आपको दोबारा देता हूं। अलाइनमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है वत्स साहब? अलाइनमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल यह है कि 2 लोग गुजरात से दिल्ली आए 15 साल पहले। गुजरात से दिल्ली आए 2 लोग आए दिल्ली 15 साल पहले। साला जा ही नहीं रहे, फेविकॉल की तरह चिपके हुए हैं, और मुझे लगता है अगले 5000 साल जाने वाले भी नहीं है। See the power of alignment. When only 2 people are aligned, they can rule the world. सिर्फ 2 लोग, ऐसा नहीं है कि वो जितने टैलेंटेड है उतना टैलेंट हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं होगा। लेट मी मेक यू क्लियर, उनसे ज्यादा टैलेंटेड लोग उनके नीचे उनको नमस्ते करते होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, टैलेंट का कोई लेना देना नहीं है, अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर 2 लोग अलाइन हो जाएं तो पूरे देश को रूल कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आपकी टीम में अगर 8-10 लोग अलाइन हो जाए तो क्या नहीं कर सकते यार। अलाइनमेंट, इट्स ऑल अबाउट अलाइनमेंट, इट्स नॉट अबाउट टैलेंट। इमोशन नहीं है, टैलेंट नहीं है तो खुशकिस्मत हो, भगवान को धन्यवाद देना कि कोई टैलेंट नहीं है, सिस्टम से चलना पड़ेगा। टैलेंटेड लोगों में यही तो गुमान होता है कि हमको सिस्टम से चलने की क्या जरूरत है। थर्ड लास्ट ऑफ टुडे, आज इतना ही बताऊंगा, फिर कभी डायरेक्ट सेलिंग का मौका मिला तो डिटेल में समझाऊंगा। बड़े सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग तो बोलते नहीं। आजकल थोड़ा बहुत ही टाइम कम मिलता है आजकल हमारे को, थोड़ा पैसे पुसे कमाने में लगे हैं ज्यादा। पैसा आदमी से क्या ना कराए, भगवान तेरा भला करे, तेरा ब्याह हो अच्छे से।
2-4 हो जाएं। ब्राह्मण को पानी पिलाया, ईश्वर तुझे प्रसन्न रखे। अभी कर्नामृत हो गया है, छिट्टा मार देना। अरे मजाक कर रहा हूं, मार मत दीजिए। Third, this is the most important learning of any direct seller. Number 1, I teach you how to make a great connection. Number 2, I teach you the power of aligned team. Number 3, commitment. This is the extremely important quality for any leaders, not even in direct selling, but everywhere you go. कमिटमेंट बिल्ड ट्रस्ट। कितने लोग बिलीव करते हैं इस बात पर? इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है। कमिटमेंट डज नॉट बिल्ड ट्रस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। एक एंटर मारोगे तो अगली लाइन आएगी, ऑनरिंग योर कमिटमेंट बिल्ड ट्रस्ट। कमिटमेंट कहां से ट्रस्ट बिल्ड करती है? कमिटमेंट तो हम होलसेल में रोज कर रहे हैं। कमिटमेंट को ऑनर करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, जिससे ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। और मैं फिर आपको बता दूं, मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस में से कोई एक क्वालिटी अगर आप ले जाए ना, तो वो ये है कि अगर आपकी टीम आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी, आप कितने ही महान क्यों ना हो, आपको पैसा आएगा ही नहीं। आपकी टीम को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपकी टीम पर आपको भरोसा होना चाहिए कि ये जो हमारा लीडर है ना, ये बकैत नहीं है। मैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे बकैत लोगों को मिलता हूं, जिनके पास सिर्फ डायलॉग है, सिर्फ डायलॉग है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। अबे क्यों पूछे खुदा तुझसे, हरामखोर? साले कहता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है, तू ही रह गया खुदा के पास। लेडीज एंड जेंटलमैन, कमिटमेंट बिल्ड ट्रस्ट। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। कमिटमेंट ट्रस्ट बिल्ड नहीं करता। कमिट तो आप रोज कर देंगे किसी को कुछ ना कुछ, लेकिन कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दैट्स बिल्ड ट्रस्ट। लेट मी गिव एन एग्जांपल। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह कभी ना कभी अलार्म लगा के उठते हैं? कम ऑन, मोस्ट ऑफ अस, राइट? में जाना है, आपका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है या कोई भी आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं, आपका कोई कमिटमेंट है, आपने अलार्म लगाया 6 बजे का, अलार्म बजा, यू वेक अप। और टेक्नोलॉजी ने हमें एक बहुत अच्छा फीचर दिया है, स्नूज। यू स्नूज, यू स्नैप अगेन। तुम फिर से मृत्युशैया को प्राप्त हो गए। फिर आंख खुलती है कोई 6:40 पे दूसरी बार, और अंदर का आदमी जागता है, जाग जाग जाग। वो अपना इनने बुलाया है ट्रेनिंग के लिए, वो प्लान पे जाना है, फॉलोअप पे जाना है, दुनिया भर के अंदर की चीजें जागती है। जा 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 6:40 हो चुके हैं, 6 बजे का अलार्म लगाता है। जब सारी बात आती है फिर मन करता है उठ उठ उठ, वेकअप वेकअप वेकअप, गेटअप गेटअप गेटअप। अचानक ध्यान आता है जो रात को आया वो तो बहुत लेट है। नींद खुली 8:15 पे, अब तीसरी बार फिर अंदर का इंसान जागता है, वेकअप वेकअप गेटअप गेटअप गेटअप, जाना है। और आपने बड़ी हिम्मत से अपने आप को उठाया, मोबाइल देखा 8:15। आपने एक किताब 12 साल पहले पढ़ी थी कि आदमी को कम से कम 8 घंटा तो सोना ही चाहिए। वो सारा किताब भी उसी वक्त याद आती है और तुम्हारा पार्थिव शरीर फिर से सो जाता है। ऐसा हुआ है तो बोल दो हाँ। और दुख यह है कि कितनी खुशी से इजहार कर रहे हो। ऊपर से अगर आप देखो तो बड़ी नॉर्मल और ऑर्डिनरी बात आपको नजर आएगी, ऑर्डिनरी से लगेगी क्या होगा। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है और इतना साइलेंटली हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा और समझ भी नहीं आ रहा कि हो क्या गया आपको। इतना साइलेंटली हो रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा है। दुनिया को कमिटमेंट करना दूसरी बात है, खुद की कमिटमेंट ऑनर करना सबसे बड़ी बात होती है। सबसे पहले दुनिया की कमिटमेंट तो क्या खास ऑनर करेंगे जब खुद की कमिटमेंट ऑनर नहीं करते। मैं बहुत सारे डायरेक्ट सेलर को जानता हूं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं। जब सबसे आसान काम क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में, सबसे काम आसान होता है बोर्ड रूम में बैठो और इस महीने का टारगेट लिखवाओ। सबसे आसान काम है टारगेट लिखना। तो
तो आपकी टीम फटाफट आपको टारगेट बताएगी कि इस महीने सर आप देखना शक्तिमान आया मेरे अंदर, ये कर दूंगा, इस महीने ये कर दूंगा। सबसे आसान काम होता है डायरी पेन के ऊपर टारगेट लिख लेना। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि 99.9% लोग उस टारगेट को कभी जिंदगी में अचीव और अचीव नहीं करते। इस बात की तकलीफ नहीं है मुझे, तकलीफ इस बात की है कि उन कम वक्तों को कोई दुख नहीं है कि उन्होंने अपनी कमिटमेंट ब्रेक करी। कोई दुख नहीं है, अगले महीने फिर मुंह उठा के टारगेट देते हैं, इस बार तो पक्का कर देते। योर माइंड इज प्लेइंग गेम्स विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आप ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, फिर क्लोज करता हूं, मेरा भी जहाज है। बहुत ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। डिसिप्लिन का मतलब कहीं राइट टाइम पे पहुंचना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है मेकिंग एन कमिटमेंट एंड ऑनरिंग अ कमिटमेंट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। क्या आपने कमिटमेंट किया और उसको ऑनर किया, इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। क्योंकि जब आप रोज कमिटमेंट ब्रेक करते हो ना खुद से, तो एक समय ऐसा आता है 3 से 5 से 7 साल 10 साल के बाद, जब आपका मन आप पे ही भरोसा नहीं करता किसी भी कमिटमेंट का। जिस दिन आप अपने लीडर को बताते हो ना कि इस महीने में चेक बनाऊंगा 50,000 का या 1 लाख का या 2 लाख का, तुम्हारा अपना मन तुम्हारे सामने प्रतिबंध की तरह खड़ा हो जाता है, तू बनाएगा हरामखोर। सुबह 6 बजे उठने का छोटा सा वादा जो अपने आप से पूरा नहीं कर सका, वो क्या मर्सिडीज BMW ऑडी जैगुआर जैसी गाड़ी देगा। सुबह उठने का वादा तुझे पूरा करना था, तुझे कोई रोक नहीं रहा था, कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, तुझे कहीं प्लान दिखा के पैसा नहीं उठाना था, तुझे फॉलोअप करके किसी से मिलना नहीं था। सारी जिम्मेदारी तेरी थी। जब अकेला तू ही अपने कंट्रोल में नहीं है तो ये दुनिया तेरे कंट्रोल में कभी आ नहीं सकती यार। ये माइंड अंदर अंदर से बोलता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रॉम द लास्ट 15 years आई एम ट्रेवलिंग लाइक एनीथिंग। मैं एक दिन में 3 और एक दिन ऐसा भी आया कि मैंने 4 एयरपोर्ट एक दिन में देखे। कैन यू बिलीव इट? 4 एयरपोर्ट्स इन 1 डे। आज तक पिछले करीब 15 साल से ट्रेवलिंग लाइक एनीथिंग। जिंदगी में आज तक दावे के साथ कह सकता हूं, भगवान के नीचे खड़ा होकर 1 मिनट भी लेट नहीं पहुंचा हूं कहीं। द टाइम आई कमिटेड, और ये वादा किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये अपनी नजरों में महान बनने का तरीका है मेरा। और जो आदमी अपनी नजरों में महान नहीं बन सकता, दुनिया की नजर में महान बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो खुद की इज्जत नहीं कर पाएगा, दुनिया उसकी इज्जत क्या करेगी मेरे दोस्त। तो एक बात याद रखना, आप अपनी टीम में जो कमिट करते हो, डू इट एट एनी कॉस्ट। ईदर डोंट कमिट, नहीं कर सकते मत करना, क्योंकि आपकी टीम में आपकी छवि सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त। यहां कोई दुकान नहीं है, आप ही दुकान हो। यहां कोई शोरूम नहीं है, आप ही शोरूम हो। यहां पे कोई 10-20 हजार लोगों की का स्टाफ आपके लिए काम नहीं करता, आप ही अपना स्टाफ हो। आपकी टीम कोई कंपनी को नहीं देखती, वो आपको देखती है। आप भी उसके लिए कंपनी हो, आप भी उसके लिए सब कुछ हो। अगर आप नीचे गिरे तो वो नीचे गिर जाता है, चाहे कितनी ही महान कंपनी में क्यों ना काम कर रहे हो। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, संभाल के रखना इसको, और ट्रस्ट जरूर पूरा करना। छोटी सी बात बोल रहा हूं, कमिटमेंट करना और उसको पूरा करना बस सिंपल तरीका है। तुमने अपनी मां को वादा किया कि माताजी सवेरे 6 बजे आपको मंदिर लेके जाऊंगा, छोटा सा वादा, डू इट एट एनी कॉस्ट। तुमने अपनी बेटी को वादा किया कि शाम को 5 बजे घर आऊंगा ना बेटिया तो चॉकलेट लेकर आऊंगा, डू इट एट एनी कॉस्ट। तुमने अपनी टीम के लड़के को वादा किया कि 5 बजे होम मीटिंग करेंगे उसके घर जाके, डू इट एट एनी कॉस्ट, चाहे वहां पर एक भी बंदा अवेलेबल ना हो। आपका वादा किया गया आपकी टीम की नजर में आपको महान तो बनाता ही है, आपकी नजर में भी आपको महान बनाना शुरू करता है। और देखिएगा, 1 साल तक अगर आप ऐसा कर सके, भगवान रहा अगर मेरी उम्र रही और अगली बार मुझे आने का मौका मिला, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अपने अंदर ही एक नए आप को पाएंगे। 100% गारंटी है कि सिर्फ ये करके देख लेना, वादा करना और वादे को पूरा करना। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो आदमी डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, वो जिंदगी में कितना ही महान क्यों ना हो, टैलेंटेड क्यों ना हो, अच्छी कंपनी में क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकता। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी एयरपोर्ट गए हैं? बहुत सारे लोग गए। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है?
पे सीआरपीएफ का आदमी हाथ में एक लीश लेकर कुत्ते को घुमा रहा होता है। देखा है आपने कभी ये वाक्य? यस सीआरपीएफ का आदमी के हाथ में एक लीश होती है, कुत्ता बंधा होता है और कुत्ता आगे आगे चल रहा होता है, ये पीछे पीछे चल रहा होता है। और वो कुत्ता इतना शानदार डिसिप्लिन है, उसको इतना जबरदस्त ट्रेंड किया गया है कि अगर रस्सी छोड़ भी दे, रस्सी हटा भी दे, तो भी कुत्ता बकायदा डिसिप्लिन के साथ उसके संग संग चलेगा। हेलो, देखा होगा कभी कभी बिना रस्सी के भी उसके साथ चल रहा होता है, हाँ या ना? बिकॉज द डॉग वॉज सो डिसिप्लिन। अपने गली के कुत्ते को एक बार ले जाओ एयरपोर्ट, उसकी रस्सी छोड़ के देखो, वो आपको दिन में नतारे दिखा दे तो मेरा नाम बदल दे, वो आपको बताएगा डिसिप्लिन किसको बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रीडम में और डिसिप्लिन में बहुत फर्क होता है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन का मिसयूज करेंगे। फ्रीडम का मतलब ये है कि जो फ्रीडम आपको मिली है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल करेंगे अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए। और हमारे देश में फ्रीडम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 200 साल की लड़ाई के बाद आजादी मिली, कहीं मर्जी थूक दो, कहीं मर्जी मूत दो, बाप का राज है, कोई पूछता तो है नहीं। फ्रीडम के नाम पे जितनी बदमाशी हम लोगों ने करी है उतनी दुनिया में किसी ने नहीं करी। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है दोस्त। ट्रेन में बैठे होगे, आप लोग याद होगा कि ट्रेन पटरी पे डिसिप्लिन है, पटरी पे धड़क रही है, गड़गड़ 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 जा रही है, मस्त। और आपने ट्रेन में देखा होगा बड़ा फैमिली एटमॉस्फेयर हो जाता है लॉन्ग जर्नी के अंदर। लोग अंताक्षरी खेल रहे होते हैं, लोग खाना खा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ खाना शेयर कर रहे होते हैं, हाँ या ना? नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। ललित जी सिखाते हैं कि क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें ऐसी जगह पे, ठीक? तो बहुत अच्छा सा फैमिली का एटमॉस्फेयर है, सब मजा आ रहा था, पिकनिक का माहौल है। रीजन मजा क्यों आ रहा है अंदर? क्योंकि ट्रेन पटरी पे डिसिप्लिन है। अंदर के लोग मजा इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि पटरी पे ट्रेन डिसिप्लिन पे। अब ट्रेन को लगा बहुत हो गया डिसिप्लिन, लेट्स एंजॉय सम फ्रीडम, और वो पटरी छोड़ी, खेत में उतर गई। अब खेलो अंताक्षरी, खाओ पराठे, तुम्हारा पराठा होने वाला है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है जो बहुत सारे लोग सोचते हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, a kite is disciplined by the thread. धागे से डिसिप्लिन है। धागे वाला इधर घुमाता है तो उधर जाती है, उधर घुमाता है तो उधर जाती है। कभी कभी काइट को लगता है कि ये धागा ही अवरोध है ऊपर उड़ने के। धागे की वजह से ऊपर नहीं उड़ पा रहे। उसने बोला काट दिया, जा जहां उड़ना है उड़ जा। नो नो नो, अभी फ्रीडम तो है, बट इट इज नॉट अ काइट एनी मोर गाइस, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। कागज का टुकड़ा है, थोड़ी देर में लहरा लहरू के कहीं ना कहीं किसी के पैरों में ही गिरा होगा। उसकी मजा तभी तक था जब वो धागे से डिसिप्लिन थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, धागे से डिसिप्लिन है तो दुनिया मजा ले रही है। द टाइम डिसिप्लिन गोज, लाइफ हैज नो वैल्यू। मेरे 20-25 साल के करियर में मैं इसीलिए ये सब बातें आपको बता पा रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि कुछ चीजें जिंदगी में आपको कभी नहीं करनी चाहिए, बस इसका याद रखिएगा। जिसमें सबसे बड़ा है एथिक्स, और जिसमें सबसे बड़ी चीज है कि गलत मत करना। क्योंकि मेरा ये मानना है, और मैं इस बात को भुक्त भोगी हूं, मैंने बहुत जगह देखा है कि कर्मफल भोगना पड़ता है। घूम घाम के चीज वापस लौटती है और बहुत बुरी तरह से हिट करती है। आप जिस इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, बड़े सारे लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं आपके पास, ऐसा अपलाइन की ये हमारी जिंदगी बदल देगा। बड़े सारे लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं, आपको 10,000 रुपया जब देते हैं, 5,000 रुपया जब देते हैं, बहुत सारे लोग चूड़ी बेच के देते होंगे, बहुत सारे लोग गहना बेच के देते होंगे, बहुत सारे लोग बच्चे की गुल्लक तोड़ के बेच देते होंगे। न जाने कैसे कैसे लोग बड़ी आस उम्मीद से आपके पास आते हैं। बस एक बात याद रखना कि आने वाला भविष्य में आप डायरेक्ट सेलिंग की इमेज अच्छे करने वाले इंसान के रूप में जाने चाहिए, खराब करने वाले इंसान के रूप में नहीं जाने चाहिए। चॉइस है आपके पास। जब डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास लिखा जाए कि ये कुछ पागल लोग थे जिन्होंने अपना तन मन धन अपना जीवन लगाया ताकि डायरेक्ट सेलिंग की इमेज अच्छी हो सके। खराब तो बहुत नालायक करके जा ही चुके हैं। मेरी बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर ने चाहा तो फिर आपसे कभी जिंदगी में दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत थैंक यू सोनू सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।
Thank you.